अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, गरीब आवाम को बजट से बहुत सी उम्मीदें होती हैं। हर कोई रिलीफ के लिए हुकूमत की जानिब नज़रें मरकूज़ किए होता है। ऐसे हालात में अगर एक मुतवाज़न बजट आ जाए तो आवाम के लिए यही सबसे बड़ी ख़बर है। इस वफाकी बजट की अगर बात करें तो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सवालात उठाए हैं कि क्या मौशी चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। इस बजट के प्रोग्राम में, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने मेहमानों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिला है, क्या महंगाई कंट्रोल में रहेगी, नीज़ आलमी बेयकीनी के हालात की वजह से हमारी मैशियत कैसे दबाव से निकल सकती है, और साथ ही साथ आज जो वफाकी वज़रा और वज़ीर ख़जाना ने जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से भी हम अपने मेहमानों से आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है हमारे पहले मेहमान सलमान गनी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। उनके साथ मौजूद हैं ज़की इजाज़ साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, और उनके साथ हैं हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर, इकोनॉमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज आप तीनों का और बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सलमान साहब, प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करते हैं। डेफिनेटली एक मुश्किल वक्त है और जो अमेरिका ईरान जंग की वजह से जो सूरत हाल है, हमने देखा ही है कि पेट्रोल डीज़ल भी महंगा हुआ है और वज़ीर आज़म साहब को बहुत से मुश्किल जो फ़ैसले हैं वो भी लेने पड़े हैं। लेकिन अगर इस बजट के हवाले से, वफाकी बजट के हवाले से बात करें तो तवाज़न देखते हैं आप, मुतमईन हैं इस बजट से आप? जिस मुश्किल हालात का ज़िक्र किया, वो मुश्किल हालात सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है। जिन दो ममालिक की आपने बात की है, ये अमेरिका हो, ईरान हो या दुनिया के दीगर ममालिक, सब में एक स्लम्प है। वहाँ पर मुआशी हालात तो कोई अच्छे नहीं हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत है, यकीनन पाकिस्तान पर इस जंग के असरात हुए हैं, लेकिन उस सारी सूरत हाल में शदीद मुआशी दबाव में सियासी हवाले से एक, मैं समझता हूँ, काबिल कबूल बजट दिया है। और सबसे अहम और बुनियादी बात है कि जो अक्सरियत होती है आवाम की, उसमें ज़्यादातर तनख्वाहदार तबका है, उसमें पेंशनर्स हैं कि तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स की उसमें 7% का इन्होंने इजाफ़ा किया है। और फिर माजी के अंदर जो टैक्सेशन हुई थी, ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ प्राइवेट सेक्टर में, उसमें इन्होंने वो जो स्लैब था उसमें कमी लेके आए हैं। और सबसे जो, अगर मेरे से पूछें बतौर जर्नलिस्ट, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कि जो कम अज़ कम सैलरी थी वो 37,000 थी, उसमें 10% का इजाफ़ा किया है, इसलिए कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, इसका एक रुझान आम हुआ है। और इसमें अगर हुकूमत के अंदर कोई एहसास ज़िम्मेदारी है कि ये इस बजट में लगता है कि वो मुआशी दबाव में रहते हुए उन्होंने एक सियासी रास्ता इख्तियार किया है। और यही वजह है, देखिए, अगर उनका बजट कोई इस तरह का होता तो मेरे ख्याल तहरीक इंसाफ वहाँ पर उसे फेस करती। और ये जो हर बजट के मौका पर वहाँ पर एक चीखो पुकार और एहतजाज का समा है, ये कोई अच्छी अपोजिशन नहीं होती। कि एक ये जो बजट और बजट का अमल जो होता है, एक संजीदा बहस होती है। इसमें अपोजिशन ने जो बजट पेश हुकूमत कर रही होती है, उसमें से उनके एक तनकीदी जायज़ा लेना होता है, कुछ सजेशन देनी होती है। हमारा सियासी अलमिया ये है कि हर अपोजिशन बजट को अवाम दुश्मन करार देकर अपनी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है उसे इनहराफ करती है, और हुकूमत यकीनन अपना बजट उन्होंने पास करवाना होता है। मैं समझता हूँ कि बजट बहुत अच्छा है और इस वक्त हुकूमत पर कोई ऐसा सियासी दबाव नहीं, बजट पास भी होगा, लेकिन बजट पर अमल दरामद असल चीज़ होगी। और पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को अगर देखें ना, जब से ये बरसकदार आए हैं, पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जिस कैफियत में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, आप ज़रा याद करें कि मुआशी सूरत हाल क्या थी, कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर से शर्तें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान नादिंदा हो रहा है। उस कैफियत में आज पाकिस्तान नहीं है। आज पाकिस्तान के मुआशी इशारिये बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन मुआशी इशारियों के असरात, जो पॉजिटिव असरात, वो आम आदमी की ज़िंदगी में कहाँ तक नज़र आ रहे हैं, इसका जायज़ा हमें ज़रूर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके और ख़ास तौर पे जो
पेंशनर्स हैं उनकी उस शरह में इजाफा करके एक रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन क्या महंगाई के आगे बंद बांधा जा सकेगा ये देखना बाकी है। तनख्वाहदार तबका पेंशनर्स की तो बात होगी। जकी साहब, कारोबारी हजरात की अगर हम बात करें तो हुकूमत ने बड़े कारोबारों पर टैक्स की शरह मजीद कम करने का फैसला किया है। पिछले साल 29% से कम करके 28% किया था और अब मजीद कम करके 27% करने का फैसला किया है। इस फैसले को जो ताजिर बरादरी है, आपका जो मौक़िफ़ है वो क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं बजट को 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एपीसीसीआई और बिज़नेस कम्युनिटी की जो रिक्वेस्ट थी कि हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को देखना होगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को देखना होगा। तो अगर मैं इसके 2 फेज़ करूं अगेन कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हवाले से 2 सेक्टर थे हमारे, एक कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर। तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस बजट में काफ़ी रिलीफ दिया गया है बाइंग और सेलिंग के ऊपर। तकरीबन सेल के ऊपर उन्होंने 2.75% का रिलीफ दिया है और बाइंग के ऊपर 1.25% का इस पर रिलीफ दिया है, जो कि 4% है। और ये बहुत अरसे से हमारा तकाजा था कि इसको कम किया जाए। तो इससे मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो कंस्ट्रक्शन से 60 से 70 इंडस्ट्री वाबस्ता है उसमें ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ देखूँ, और इसमें उन्होंने और भी डीम टैक्स को भी ख़त्म किया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की सेल एंड बाइंग के ऊपर भी टैक्स ख़त्म किया है, तो इससे एक पॉजिटिव साइन आएगा। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 लाख घरों की बात की है और 1 करोड़ की फाइनेंसिंग भी शुरू की है घरों के लिए, तो एक तो हमारा मुतालबा है कि 1 करोड़ के साथ 3 करोड़ की भी एक फाइनेंसिंग शुरू करें कि जो दरमियाना तबका का आदमी है उसको भी घर बनाने में आसानी हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, एक तो इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है और ये आपकी जीडीपी में भी, अगर 5 लाख घर अगले 5 सालों में बनते हैं तो 2.5% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म ये था। दूसरा था एग्रीकल्चर। लेकिन कल के बजट में जो हमने देखा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं हुई। और इसी तरह मैं दूसरी अगर बात करूं एक्सपोर्ट के हवाले से, ज़राअत के शोबे में भी ज़की साहब बहुत से बजट में आसानियाँ जो हैं वो पैदा की गई हैं। वो सलमान गनी साहब से भी मज़ीद उस पर डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक मुबशिर है। साहब, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं? जैसे बहुत से टैक्सेस को ख़त्म किया गया है, वहाँ पे अभी जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर ख़जाना की, उन्होंने ये भी बताया है और कि जो सुपर टैक्स है उस पर भी वज़ीर आज़म साहब ने उसको ख़त्म करने पे इत्तेफाक किया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, एक लिमिटेड फिजिकल स्पेस है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट जब आई थी तो इकोनॉमी जो थी और जो किटी थी दैट वाज नियर टू डिफ़ॉल्ट। तो उस नियर टू डिफ़ॉल्ट से स्टेबिलिटी की तरफ आए और स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ की तरफ जाना है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें मैं समझता हूँ कि जो अच्छे काम किए गए हैं, एक तो टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो बढ़ा दी और उन स्लैब्स में जो टैक्स था वो भी रिड्यूस किया गया, कहीं 3% कहीं 5%। तो वो एक सैलरी जो है क्लास उसके लिए एक एडिशनल इनकम जनरेट हो जाएगी। फिर सैलरी क्लास से सुपर टैक्स ख़त्म कर जी, दिया। मुबशिर साहब लाइन पे मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब। इनसे आप बात करेंगे कल के बजट के हवाले से जो तजवीज़ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। और बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो कल की तजवीज़ है 2026-27 के बजट की, तो अभी जो हम देखते हैं कि ओवरऑल बहुत से चैलेंजेस हैं और जो हालात चल रहे हैं ईरान अमेरिका जंग की वजह से वो हमारे सामने है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। क्या आप कहेंगे कि किस हद तक इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अवाम को रिलीफ देने में जो हुकूमत है वो कामयाब हुई है? देखिए, ये एक अवामी बजट है। एक्सपोर्टर्स की रीफाइनेंस स्कीम के लिए चीप लिक्विडिटी के लिए 88 अरब रखे गए हैं। एक्सपोर्टर्स का जो एक ईडीएफ का फंड था, ईडीएफ का सेस चार्ज किया जाता था, उसको खत्म किया गया है। तो ये ऐसा बजट है जो एक्सपोर्ट्स को जो है आगे लेके जाएगा, इंसेंटिवाइज करेगा। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखते हैं तो कोई 36 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लिंक है। और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो चलेगा तो इसका मतलब है कि वो 36 इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी चलेंगी। और उसके अंदर जो है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्सेस थे वो कम किए गए। एक ओवरसीज को सीबीटी 1% लगता था और ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि उसको जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स को खत्म किया जाए, उसको अबॉलिश कर दिया गया है।
अगर आप देखें तो शिपिंग सेक्टर के अंदर 18% सेल टैक्स था। शिपिंग सेक्टर का बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, उसको खत्म कर दिया गया है, 0% पे ले आए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, जो सुपर टैक्स था वो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए उसको 10% से 8% किया है, 500 मिलियन से ऊपर, और 500 मिलियन से नीचे अबॉलिश कर दिया गया है। और इसी तरह एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को जो है वो खत्म कर दिया गया है। अगर आप नौकरी पेशा तबके के लिए देखें तो वहाँ जो पिछली जो दो लोएस्ट स्लैब थी, उसमें पिछले साल रिलीफ दे दिया गया था, और उससे ऊपर वाली स्लैब के अंदर कमी लाई गई है कि नौकरी पेशा आदमी के लिए जो है वो उसके लिए फिस्कल स्पेस निकले और उसकी परचेजिंग पावर जो है वो बेहतर हो। और 9% सरचार्ज लगता था 7 मिलियन से ऊपर, जिसको मुकम्मल तौर पर अबॉलिश कर दिया गया है। इसी तरह जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो घर बनाने का सोचते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए कुछ 71 अरब रुपए की जो है गुंजाइश पैदा की गई है कि उनको 5% के ऊपर 10 मिलियन का लोन मिले, और जो एक ख्वाब होता है कि वो घर अपना कंस्ट्रक्ट कर सके, वो उसको पूरा कर सकता है। तो आप अगर हर तबके के लिए कोई ना कोई जो है वो रिलीफ है। खवातीन के लिए जो पिंक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर जीरो टैक्सेशन कर दी गई है, 18% से उसको नीचे ला के जीरो कर दिए। कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर जीरो टैक्सेशन कर दी गई है। तो ये सारे वो इक़दाम हैं जो कि अवामी हैं। और इससे देखें, जब जब एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री चलती है, जब कंस्ट्रक्शन चलता है, तो वो नौकरियां क्रिएट करता है। जब नौकरियां क्रिएट होती हैं तो ऑब्वियसली आम आदमी की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो ये ऐसा बजट है जो ग्रोथ को एजिटेट करे। आप क्या समझते हैं जो मुश्किल हालात हैं और बहुत से मुश्किल फैसले भी लेने पड़े हैं वज़ीर आज़म साहब को, आम आदमी है उस पे इसका क्या असर पड़ेगा? और जो एक मेन टास्क जो होता है बजट का वो एंड पे यही होता है कि रिलीफ दिया जाए। तो किस हद तक आप देखते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इस बजट से? देखिए, मैंने तो आपको यही बताया कि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो आम आदमी के लिए नौकरियां जो है वो पैदा प्राइवेट सेक्टर करेगा। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो चलेगी तो उससे लिंक 36 इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करेंगी तो आम आदमी की ही हायरिंग होगी, गार्ड्स की होगी, ड्राइवर्स की होगी, वर्कर्स की होगी, ऑपरेटर्स की होगी, मजदूरों की हायरिंग होगी। तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो ये सारे इकदाम जो मीशत को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट को जो है एंगेज करते हैं। और एक आम आदमी के लिए मैंने यही बताया कि एक आम आदमी ने अगर घर बनाना है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए सस्ते लोन रखे गए। तो ये बजट जो है एक आम आदमी नौकरी पेशा आदमी होता है तो उसके लिए रिलीफ दिया गया है कि उसके जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसमें कमी की गई है टैक्सेशन की, और उसको वहां से सेव करें। के साथ-साथ सूबों ने भी अपने डेवलपमेंट बजट में कमी करके जो है वो वफ़ाक को दिया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस हवाले से कितनी जो है आसानी पैदा हुई है वफ़ाक को अपना बजट बनाने के लिए ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम रिलीफ़ जो है वो अवाम को दिया जा सके? वफाक के पास जो जिम्मेदारियां हैं पूरी मुल्क की मीशत की, एक्सपोर्ट्स की, पावर सेक्टर की, गैस सेक्टर की, डिफेंस की, पेंशन की लाइबिलिटीज हैं, फिर डेट सर्विसिंग है, वो नामुमकिन है कि वो इस फॉर्मूले के तहत पूरी की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन वसाइल को सूबों ने जो है वो वफाक को एक बेहतर बजट बनाने के लिए दिए तो उसका फायदा भी सूबों को पहुंचेगा। अगर वफाक जो है वो लड़खड़ाएगा माशी तौर के ऊपर तो कोई सूबा आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये इनके ताउन का प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया और हम समझते हैं कि ये लाजम था। बहुत शुक्रिया। जी, सलमान साहब राना साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये बजट जो अभी आप पहले तज्ज़िया कर रहे थे और कह रहे थे कि अब देखना है कि आम आवाम को क्या फ़ायदा होता है और महंगाई पे किस हद तक कंट्रोल होता है। क्या कहेंगे आपको इस देखिए, सारे मैं अभी तज्ज़िये को राना सुनकर? एहसान अफजल साहब की बातें सुन रहा था। ये बड़ी खुशकुन बातें हैं। असल चीज़ होती है उस पे अमल दरामद। एक अहम चीज़, चूँकि मैं ख़ुद टची हूँ ख़ासा एजुकेशन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने एजुकेशन के हवाले से जो जी, 46 अरब जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन को दिया है। जी। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन को तो देना होता है, हुँ,
लेकिन जो अहम बात है, मुझे अभी तक फिगर के हवाले से कंफ्यूजन है कि 22 अरब जो दिया गया है, वो जो पसमानदा इलाकों के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है, अब वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उसमें 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब की एजुकेशन के साथ कमिटमेंट का सबूत है। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, दुनिया के अंदर जो कामयाबी के मॉडल हैं वो उन मुल्कों ने तरक्की किया है जिन्होंने अपनी नई नस्ल को जदीद एजुकेशन से हमकिनार किया है, जदीद तकाज़ों से नबर्द आज़मा होने की उनमें तहरीक पैदा की है। तो मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन और ख़ास तौर पे जो गरीब और पसमानदा इलाकों के बच्चों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है, जिसके तहत 22 अरब रुपए दिए गए हैं, ये बहुत हौसला अफजा है। देखें, जो बार बार बात की जा रही है कि तनख्वाहदार तबका, गरीब तबका, कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत है और जमहूरियत तभी मजबूत होती है कि उस जमहूरियत के सम्राट आम आदमी तक पहुँचें, और वो तब पहुँचेंगे जब पाकिस्तान के अंदर कारोबारी एक्टिविटीज़, पाकिस्तान के अंदर सनती अमल जो है वो तेज़ तर होगा, सरमायाकारी का अमल तेज़ तर होगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप बैरूनी महाज देखें तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, बड़ी खुशकुन खबरें हैं। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सालसी का डंका बज रहा है। तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि हमने एक बड़ा रोल अदा किया है, दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है, तो क्या अब वो दुनिया एक माशी क्राइसिस से दो चार पाकिस्तान के साथ भी खड़ी होगी? मैं समझता हूँ कि अगर चीन समेत दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने सरमायाकारी के हवाले से बहुत सारे ऐलानात भी किए हैं, इक़दामात भी किए हैं। मेरा ख्याल उसको यूटिलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक साजगार माहौल बनाना ज़रूरी है। मैंने पहले भी ये एक बात की है कि बजट एक बड़ा संजीदा अमल होता है कि दुनिया के जमहूरी माशरों के अंदर बजट पे अपोजिशन हुकूमत से ज़्यादा तैयारी करके बैठती है, ताकि जो दस्तावेज़ हुकूमत पेश करे उस पर उसका वो एक तनकीदी जायज़ा लें और उसमें से बताएं कि कहाँ कहाँ से जी बेहतरी के लिए इक़दाम तजवीज़ करते हैं, और फिर हुकूमत भी उन तजावीज़ को संजीदगी से लेती है। अभी बजट पास नहीं हुआ, अभी भी इसमें मैं समझता हूँ कि बाज़ तरमीम हो सकती हैं, बाज़ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अगर अपोजिशन अपना पॉजिटिव और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करती तो यकीनन बजट का अमल ज़्यादा मौसर होता है। अच्छा ज़की साहब, जिस तरह से अभी हमने पहले आपसे बात की है कि बड़े कारोबारों पर जो है वो टैक्स कर दिया गया, इस तरह जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी टैक्स सर्कल में लाने के लिए टैक्स जो है वो फिक्स करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। क्या समझते हैं आपके इससे टैक्स नेट में कितना फ़र्क जो है वो पड़ेगा? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो फ़िक्स टैक्स रजीम का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ैसला किया और फिनांस मिनिस्टर साहब ने, और छोटे दुकानदारों के लिए जिनकी 20 करोड़ से कम आमदनी है और उसके ऊपर 25,000 फ़िक्स किया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे टैक्स बेस हमारा बढ़ेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनकी पूरी टीम ने जो दिफा का बजट जो 3,000 अरब किया है, मैं समझता हूँ ये भी बड़ा खुश आइन बात है कि आफ्टर बुनियादुल मरसूस और मार्के हक के बाद हमें इस वक्त अपने दिफा को भी ज़्यादा मजबूत करना चाहिए था, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर 2 पॉइंट थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास टाइम है बजट में बेहतर करने के लिए। एक तो एक्सपोर्टर के हवाले से जो फ़िक्स टैक्स रजीम था, उसमें 1% जो था वो एडवांस टैक्स था और 1% जो था वो मिनिमम टैक्स था। तो एडवांस टैक्स को तो ख़त्म किया गया, ये तो पहले ही एडजस्टेबल था, लेकिन जो फ़िक्स टैक्स था 1%, इसको 1.25% कर दिया है। तो मेरी इस पर रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से, फिनांस मिनिस्टर साहब से, कि इसको रिविज़िट किया जाए और इसको फ़िक्स किया जाए कि FPCCI की और पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की रिक्वेस्ट थी कि FTR की जो स्कीम है 1% पे, इवन एक्सपोर्टर जो है वो 1.25-1.5% भी देने के लिए तैयार है कि इसको फ़िक्स कर दिया जाए। और इसी के साथ साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसके ऊपर भी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। और एक्सपोर्टर के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे अभी राइस के हवाले से उन्होंने DLTL की एक ऑप्शन दी है एक्सपोर्टर को, तो हम ये समझते हैं कि जो सेक्टर भी 10% से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करे तो एक्सपोर्टर को थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम जो रीजन में जो है वो कम्पेटिटिव नहीं है। हमारी जो कॉस्ट है वो 30 से 35% ज़्यादा है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट है, जिसमें हमारी टैक्सेशन है, जिसमें हमारी इंटरेस्ट रेट है। तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा जो अब हमारा 2026 तारीख का जो बजट है, इसमें 8,000 अरब सिर्फ हमने सूद की मद में पे करनी है। तो अगर 1% अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो 600 अरब की लायबिलिटी उसके ऊपर खड़ी हो जाती है,
और हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, और ये सारी ये जो अभी खलीजी जंग चल रही है इसके हवाले से किसी मुल्क ने भी इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ नहीं किया। तो हमें इसको सिंगल डिजिट करने की ज़रूरत है कि उसके सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी वो गवर्नमेंट खुद है। तो अगर 8,000 अरब से कम हो जाता है, इसको 6,000 पे ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2,000 का एक बहुत बड़ा उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन क्रिएट होगा। अच्छा, एक जो ख़ास बात है जो उस्मान गनी साहब ने भी कहा कि महंगाई के हवाले से, देखिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 1345 अरब इंक्रीज़ देखा गया है जो बजट में पेश हुआ है, जो कि लेवी की मद में और दूसरे मद में लिया जा रहा है। नो डाउट कि मुलाजमीन की 7% जो है तनख्वाह बढ़ाई है, 3 से 5% टैक्स भी किया है, और कुछ स्लैब्स के ऊपर सरचार्ज टैक्स भी कम किया है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है और उसी रेशो से उनकी इनकम नहीं बढ़ती, तो फिर ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क होगा कि नो डाउट कि 2 साल से जो हम इस वक्त हमारा जो मुल्क है स्टेबिलिटी की तरफ खड़ा हुआ है, लेकिन जो सर्वे आया आपके सामने 2 दिन पहले, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी देखी गई। तो हमें अब देखना है कि हमें अपने मुल्क को पॉजिटिव साइन की तरफ किस तरह लेके जाना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है। एक्सपोर्ट हमारी कई सालों से 30 अरब 32 अरब पे खड़ी है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को भी देखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि जो दुबई से पैसा निकला है वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई स्कीम लाई जाए जिससे हम ये पैसा मुल्क में ला सके और एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके। मुबशिर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से अभी मौशी लिहाज से हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह कहा है कि रवां साल माशी लिहाज से नुमाया पेशरफ जो हुई है और आगे भी मौशी इस्तेकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ेंगे। जैसे इस हुकूमत के आने से पहले डेफिनेट एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा था, जो हम सबको ही पता है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, उसको ख़त्म किया गया और एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े, और जो हमारी ग्रोथ है उसमें हमने देखा कि दिन ब दिन बेहतरी आती गई। मज़ीद आने वाले साल में ये जो नया बजट आया है, इसको देखते हुए आप क्या अपना तज्ज़िया देते हैं? जी, इसमें बेशतर चीज़ें जो हैं दे आर द स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। और जैसे पहले भी मैं कह रहा था कि डिफ़ॉल्ट से स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ अब सफ़र है। तो उसमें बजट में कई ऐसे इंसेंटिव्स रखे गए हैं जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए, जैसे टैक्सेशन कम की गई, जो एडवांस टैक्स था वो कम किया गया, सुपर टैक्स ख़त्म किया गया। फिर आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहा था, जो 0.25% टैक्स था, तो वो उसको 3 साल और दे दिया ताकि उसमें जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मज़ीद उससे काफ़ी जॉब्स निकल सकती हैं। तो असल जो है जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है या इकनॉमिक ग्रोथ की बात है, तो ज़ाहिर है कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, बेसिकली तो ये प्राइवेट सेक्टर का और बिज़नेस का काम। तो जितना फैसिलिटेट हम बिज़नेस को करेंगे, जितनी हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही हैं और जिनमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो सकती है, उसी तरह जो है वो ग्रोथ भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और लोगों की इनकम में भी इजाफा होगा। तो ज़्यादा टैक्सेशन और टैक्स बढ़ाते चले जाना बुनियादी तौर पे एक शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू का बायस तो हो सकता है, लेकिन उससे आपका इकॉनमी साइज़ जो है वो श्रिंक होगा और जो है ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है और साइज़ जो है उसको नए तकाज़ों के मुताबिक एआई और डिजिटलाइजेशन पे लाना है, जिससे गवर्नमेंटल साइज़ थोड़ा कम हो और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है इंडस्ट्री में, बिज़नेस में, वो कम हो, ताकि जितना बिज़नेस फैसिलिटेट होगा वो अपना रोल प्ले करेगा ग्रोथ के अंदर। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म है। काबिज़ भारतीय अफ़वाज के मज़ालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकते। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। मोदी हुकूमत फौजी ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकती। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम भारतीय गुलामी से निजात हासिल कर लेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम में कि जो रवा साल 2026-27 बजट की तजवीज़ दी गई, उस पे जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं वो क्या कहते हैं। सलमान साहब, अभी जिस तरह से राना साहब से भी हमने बात की थी कि सूबों ने अपने डेवलपमेंट बजट पे कट लगा के कम करके जो है वो वफाक को दिया है, तो आप क्या समझते हैं इस सारे सिनेरियो में वफाक के बजट में डेफिनेटली पूरे मुल्क को देखना होता है, तो किस हद तक इससे जो है वो बेहतरी एक आने की उम्मीद है? देखिए अभी मैं जब एजुकेशन की बात कर रहा था तो मैं कंफ्यूज हुआ एक नाम के हवाले से, चूँकि पसमानदा इलाकों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने गरीब और मतवसत तबके के लोगों के लिए आला तालीम का जो बंदोबस्त किया है वो दानिश स्कूल के नाम से था। और अब वो दानिश स्कूल का सिलसिला जो एक वक्त में पंजाब से शुरू हुआ था, अब वो चारों सूबों तक और आज़ाद कश्मीर और गिलगित तक वसी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने 22 अरब रुपए गरीब तबके के बच्चों की आला तालीम के लिए मुख्तस किए हैं। जहाँ तक आपने सूबों की बात की, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू था, इसलिए कि आपको याद होगा कि आज से चंद रोज़ पहले तक एक कन्फ्यूजन थी कि NFC में तब्दीली आ रही है और सूबों की रिजर्वेशन थी कि हमारे वसाइल में इजाफा किया जाए। देखिए बात है कि पाकिस्तान एक वफाक है और मैं जब पाकिस्तान की मईशत को देखता हूँ तो ये दरअसल एक कर्ज़ों की मईशत है कि आपको कर्ज़ों पे जो सूद की मद में ही अरबों खरबों देने पड़ते हैं। तो सूबों ने कुर्बानी दी और सबसे अहम बात यह है इसमें कि सबसे बड़ी कुर्बानी सबसे बड़े सूबे पंजाब ने दी है। उसने आधे से ज़्यादा बजट जो है वो कुर्बानी देते हुए वफाक को दिया है। इसलिए कि आज जब वफाक के लिए कुर्बानी की नौबत आ रही है, इसलिए आ रही है। मैं अभी कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार दुनिया के सामने आ रहा है। पाकिस्तान के सफारती और सालसी अमल ने इसका कद बढ़ाया है और दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है। और अभी भी आप देखें कि आपको पता चलेगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती अमल बाकायदा एक दस्तावेज़ पे दस्तखत हो रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकूमती ज़िम्मेदारान वहाँ पर जेनेवा जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन अभी मेरे भाई जो कह रहे थे कि दुबई से सरमाया यहाँ पर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए बुनियादी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस पे आती है। देखें बात यह कि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो सियासत भी मजबूत होगी। ये अब इस सियासत से मेरे ख्याल जान छुड़ा लेनी चाहिए कि इंतशार, खलफशार, तनाव, टकराव, एक दूसरे को गिराने हटाने। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से साजगार माहौल पैदा करना होगा। IMF ने, जब हम ये बात कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था पाकिस्तान आज से 4 साल पहले, उस हुकूमत ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जो हरकत वो IMF से अपना ही किया हुआ मुआहदा तोड़ के चले गए। उनका तो ख्याल था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मुझे पता है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ नहीं किया। उस प्रोग्राम को ना सिर्फ बहाल किया है और फिर उसी IMF ने 7 अरब का पाकिस्तान को प्रोग्राम दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। सिर्फ हमारी पॉलिसीज़ दुरुस्त बननी चाहिए, पॉलिसीज़ का तसलसल कायम होना चाहिए, साजगार फ़ज़ा होनी चाहिए, तो पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है। देखें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हज़रत इकबाल ने जिस ममलिकत का ख्वाब देखा था और कायद आज़म ने जिस ममलिकत का क़याम उनकी सरबराही में अमल में आया था, वो तो एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तार, बावकार मुल्क था और वो एक ऐसी तजर्बा गाह बनाना चाहते थे जिससे दुनिया के लिए मशअल राह हो कि पाकिस्तान दफ़ाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँचा है। और हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को दिन में तारे दिखाए हैं।
धूल चटाई है। मतलब कि हम दफाई एतबार से तो खुद इंसारी की मंजिल पे पहुँचे हैं। हमारा बड़ा चैलेंज जो है मुआशी चैलेंज है, क्या हम मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुँच पाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है या पीपल्स पार्टी की है, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये समझेंगे कि आप अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान की मईशत से खेलते जाएंगे तो ये कोई कौमी खिदमत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए और जो पाकिस्तान की मईशत से खेलता हुआ पाया जाए उसका ज़रूर उन्हें पकड़ करनी चाहिए। अच्छा ज़की जा साहब, जैसे कि हम इंपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे आपसे, तो हुकूमत ने फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर हाउसेस डिजिटल बरामदात के लिए रायत दी है। आप क्या समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव कदम है? जैसे अभी मुबशिर साहब भी बात कर रहे थे कि AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस सेक्टर पे भी हमें सोचना चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है। तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा ख़ास तौर के ऊपर कि जब 2023 में हम ये सुन रहे थे कि डॉलर 350 रुपये पे पहुँच गया था और 500 की बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो सबसे एक अहम कदम जो उस वक्त केयर टेकर मिनिस्टर थे कॉमर्स के गौहर एजाज साहब ने इनिशिएट लिया कि अफगान ट्रांजिट जो हो रही थी उसको रोका और उसको इम्प्लीमेंट करवाया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने। और आज उसकी वजह से डॉलर जो है वो बड़ा एक स्टेबल है, 280 के ऊपर खड़ा हुआ है। और साथ साथ जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 22% था, वो 11.5% पे आया। जो हमारी इन्फ्लेशन थी वो 35 से सिंगल डिजिट आई। तो मैं ये समझता हूँ ये 3 इक़दाम ऐसे हुए जिससे मुल्क में, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई। लेकिन अब साथ साथ जैसे हम सबको पता है कि इस वक्त जो हमारी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, हर साल 70 लाख बच्चा पैदा हो रहा है, 2.57% से हमारी ग्रोथ हो रही है। तो अगर हमारा GDP का साइज़ जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ है 3.5 पे है, अगर हम इसी तरह ग्रो करते रहे तो ये चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, हमारा डेफिसिट बढ़ता जाएगा। तो हमें अब कम से कम 6 या 7% से हम ग्रोथ अगर लेंगे तो हमारे मिनिमम जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होंगे। तो हमें इसको देखना होगा कि हमें अब ग्रोथ GDP में, जिस तरह हमारा जो परसों फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा 4.2 का टारगेट था, लेकिन हमारी 3.5 से हमारा GDP हुआ। नो डाउट कि उसमें 50 अरब वैल्यू में तो बढ़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1700 से $1900 हुई है, आमदन हुई है, इंक्रीज़ हुई है, लेकिन साथ साथ अब इन्फ्लेशन भी है। तो हमें अब गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि इसको अब ग्रोथ को, स्टेबिलिटी हो गई, बहुत अच्छी बात है, हम एक मुश्किल वक्त से निकल आए। नो डाउट कि हम दफाई तौर पे हम एशियन टाइगर बन गए हैं आफ्टर बनियान मरसूस, आफ्टर मार्के हक, लेकिन हमें अब मार्के मईशत करने की ज़रूरत है। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट को, FPCCI को, बिज़नेस कम्युनिटी को बैठकर सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना पड़ेगा, कौन से इक़दाम लेने पड़ेंगे। हमें कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं FPCCI ने, जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उनसे हटकर हमें अब सोचना पड़ेगा, टेक्सटाइल से हटके, राइस से हटके, उस पर भी फोकस करें। लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 6-7 सेक्टर पे बेस करती है। इस तरह जो हमारी जो डोमेस्टिक जो GDP है वो भी 6 या 7 शहरों पे बेस करता है। तो हमें अपने आप के बेस को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे टैक्स बेस की हमने बात की कि लास्ट ईयर 6.9 मिलियन टैक्स पेयर थे सिर्फ, और 3.9 ने ज़ीरो पे टैक्स फाइल की, सिर्फ 3 मिलियन ने टैक्स पे किया। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट होल्डर हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो उसमें नॉन फाइलर हैं उनको फौरी तौर पर फाइलर डिक्लेयर करें और नए बैंक अकाउंट नहीं होने चाहिए जब तक वो फाइलर ना हो। देखिए ये अब गवर्नमेंट का काम करने वाला है, हम तो ये कहते हैं ये काम हो। और इसी तरह जिन लोगों के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगे हुए हैं एनर्जी के, बिजली या गैस के, उनको भी फाइनल कर दिया जाए। तो इसमें किसी ने रोका है? तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ इक़दाम हैं जो कि हमें करने होंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पोटेंशियल है ग्रो करने का। और जैसे मैंने कहा कि 60 से 70 लाख बच्चा हर साल पैदा हो रहा है, एक यूरोप का कंट्री हम पैदा कर रहे हैं। तो हमें अपनी जो इनकम है, अपने जो वो बढ़ाना पड़ेगा उसी रेशो से। तो 4% या 4.5% की ग्रोथ से मैं नहीं समझता कि मसला हल होगा हमारा। अच्छा मुबशिर साहब, ज़र मुबादला के ज़ाहिर की अगर बात करें तो इसमें जो है इजाफा हो रहा है और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी दावा किया है इस बात का और कहा है कि गवादर पोर्ट को डीप सी पोर्ट जो है वो अगर फंक्शनल हो जाए और जो होने वाला है तो हालात बदल जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये IMF के साथ आखिरी मुआहिदा प्रूफ हो सकता है हमारा?
जी बिल्कुल, बड़ा सही जगह पे उन्होंने निशानदेही की। ग्वादर पोर्ट का बेशतर हिस्सा कंप्लीट हो गया हुआ है और लेकिन उसमें बिज़नेस जो है वो वैसे नहीं है। अब ये मखसूस हालात की वजह से, जंग की वजह से वो एक्टिव हुआ है, तो इसको एक्टिव रखना ही ज़रूरी है। इसके चार्जेस इतने अट्रैक्टिव हों कि जो बिज़नेस है वो बाकी पोर्ट्स की बजाय इसको ज़्यादा प्रेफर करें। तो एक तो ये साइड है। दूसरा ये साइड है कि जब तक एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ेंगी और जब तक हमारा जो टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट की इनकम नहीं बढ़ेगी। अब इस दफ़ा भी जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 15.26 ट्रिलियन है टैक्स का टारगेट, जो कि 17.6% हायर है पिछले साल से। अच्छा, अब अगर ये टैक्स उन्होंने ही देना जो पहले दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उनके लिए मुश्किल होगा। तो टैक्स को डिवाइड करना कि ये टैक्स जो है ये बिजनेसमैन पे है या सैलरी पे है या ये टैक्स जो है एग्रीकल्चर पे है, मेरा ख्याल है ये भी एक प्रॉब्लम है। इनकम जो भी हो दैट शुड बी टैक्स्ड, और उसके लिए जो रेट्स हैं वो सब एक होने चाहिए। फिर उसमें कोई एग्रीकल्चर की या बिज़नेस इनकम की जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाएगा। एक्सपोर्ट जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स यानी सर्विस सेक्टर पे भी देने की ज़रूरत है। आईटी के ऊपर तो थोड़ा काम हुआ। देखें, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे बहुत काम हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ अच्छी इंटरनेशनल रैंकिंग में आ रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरह की स्कीम्स देनी चाहिए जिससे बजट भी हम मजीद अट्रैक्ट कर सकें। हाँ, एजुकेशन का बजट भी बढ़ाएं और हम अट्रैक्ट कर सकें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। दूसरी एक और साइड जो है वो मेडिकल एंड हेल्थ टूरिज़्म है। तो अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, इंसेंटिव्स दे ताकि लोग हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करें, तो फिर हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में थ्रू दिस सर्विस सेक्टर एज वेल। तो रेमिटेंस भी माशाल्लाह बढ़ रही हैं। तो रेमिटेंस के लिए भी हमें थोड़ा प्रोग्राम ऐसे करना चाहिए कि हम जो बाहर भेजते हैं वो सिर्फ लेबर ना भेजें, बल्कि वैल्यू एडेड भेजें, प्रोफेशनल्स भेजें, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसे उधर कमाएं और ज़्यादा पाकिस्तान को भेजने के काबिल। अच्छा सलमान साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है डीप सी पोर्ट ग्वादर के हवाले से, तो आपका इस हवाले से क्या तज्ज़िया है? जैसे अभी आपने पहले बात की थी कि इकबाल ने जो है वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा था और जो वो पाकिस्तान था वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था। तो आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं IMF के साथ बाउंड होने की वजह से जिस पे हम आज़ादी से उस तरह से रिलीफ नहीं दे सकते, अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, बहुत सी चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप भी ये इस बात पे एग्री करते हैं या आप इन फ्यूचर देखते हैं कि आने सालों में IMF से आप डीप सी पोर्ट की बात कर रहे हैं। ग्वादर इस खित्ते में कुछ फोर्सेस को हजम नहीं हो रहा था। उन्हें ये पता था कि ग्वादर पोर्ट अगर फाल हो गई तो पाकिस्तान की तो भूखें निकलेंगी। ये आज बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कौन करवा रहा है, तखरीबकारी कौन करवा रहा है, ये BLA किन के लिए काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हमारा मुआशी मुस्तकबिल है। CPEC के हवाले से, ग्वादर की बंदरगाह के हवाले से हमें इस पर संजीदगी से काम करना चाहिए। और इस दफ़ा के बजट में मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद CPEC पे वो उस तरह से हुकूमत की तवज्जो नहीं, तो CPEC पे के लिए फ़ेज़ 2 के लिए 11 अरब रखे गए हैं। और आपने जब बलूचिस्तान ग्वादर की बात कर रहे हैं तो हमें यकसुई और संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। और इस्लामाबाद में अगर यकसुई होगी, हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। बात यह कि अगर हमारी ग्वादर की बंदरगाह में कामयाबी से चलती है तो हमें फिर किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो जब से पैदा हुए हैं तो माशी वाले से पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छी नहीं। अगर हमें दगरगून सूरत हाल के अंदर न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं तो हम इकनॉमिक पावर क्यों नहीं बन सकते। असल में जब से हम न्यूक्लियर पावर बने हैं उनको ये पता चल गया है कि ये इस खित्ता और ये कौम जो है, अगर इन्हें थोड़ी सी हलाशेरी मिल जाए तो ये नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं। ये जिस सूरत हाल के अंदर न्यूक्लियर पावर बने हैं, अगर इनको मौका मिल गया तो ये इकनॉमिक पावर भी बनेंगे। और पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर एक बड़ा रोल बन चुका है। और ये जो सारी दहशतगर्दी का अमल हो रहा है, ये क्या है? इसमें आपका दुश्मन जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है
किस लिए करवा रहा है कि ये अपने ग्वादर की बंदरगाह फाल ना हो, सी पैक अपने पाए तकमील तक ना पहुँचे। सी पैक पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल की ज़मानत है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए। और इसीलिए चीन के एक प्राइम मिनिस्टर ने हमारी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए एक इशारा दिया था कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर होता है। और मैं समझता हूँ कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और मैं चीन जाता रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने उनका माइंड सेट पढ़ा है, वो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। और इस दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए तो मैं इस बात पे हैरान हुआ कि मैंने उनसे पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि कौन सी ऐसी बात थी इस विज़िट में जो आपके लिए गैर मामूली थी। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा चाइना की लीडरशिप ये चाहती थी कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और वो हमारी सिक्योरिटी कौंसिल की रेजोल्यूशंस के साथ खड़े हैं। देखें, जब हम पाकिस्तान की मुआशी मजबूती की बात करते हैं तो ये फ़ैसला किसी गैर ने नहीं करना, ये हमने खुद करना है और अपने सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के करना है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वसाइल हैं, पाकिस्तानी कौम बड़ी बाशऊर है। अभी जो बात की गई नौजवान नस्ल की, वैसे तो ज़की साहब मैंने जो बजट पढ़ा है उसमें नौजवानों के लिए ख़ासे इंसेंटिव मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जो फ़ंड्स हैं नौजवानों के लिए रखे गए हैं। और वैसे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक की हो या पंजाब की हो, उनका ख़ास टारगेट पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की सियासी तारीख़ उठा के देख लें कि दुनिया के अंदर जहाँ भी तरक्की हुई है ना, उन्होंने एम्फेसाइज किया अपने यूथ पे। और यूथ को अगर आप जदीद तालीम से हमकिनार करते हैं तो सलमान साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। प्रोग्राम के एंड पे ओवरऑल 2026-27 के बजट के हवाले से क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात के अंदर एक बेहतर बजट है। इस पर अगर उसी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद किया जाए तो यकीनन महंगाई का सद्देबात भी होगा और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। ज़की जा साहब क्या कहें? क्या जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बजट है 2026-27 का, इसमें ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, लेकिन हमें थोड़ी सी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह अच्छे उससे ग्रोथ करेंगे। जी मुबशिर साहब, अगर ज़की साहब मुतमिन है तो बहुत मुतमईन बड़ी है तो बात इसका है। मतलब हाँ जी, मैं समझता हूँ जी कि जो अवेलेबल फिस्कल स्पेस थी उसमें बड़ा अच्छा बजट दिया गया है और यही स्पिरिट अगर बाकी रही तो इंशाल्लाह हम ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है उसको भी हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, और हम बजट के हवाले से बात करें तो अभी तक जो तजवीज़ बजट के हवाले से दी गई हैं, तवाज़न तो उसमें दिखाई देता है, लेकिन बहुत से ऐसे मुश्किल फ़ैसले हैं जो पूरी दुनिया की वजह से, जो इस वक्त हालात हैं अमेरिका ईरान के जंग के हवाले की वजह से भी वो फेस करना पड़ रहे हैं। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे टैक्स अदा करना, फाइलर होना, हम अपनी जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें ताकि किसी एक तबके पे जो है उसका सारा बर्डन ना पड़े। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।